Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss types of endorsement of negotiable instrument and holder in due course which is HDC. तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन, इसके टाइप्स और एंडोर्समेंट की डेफिनेशन एंड असेंशियल्स को डिस्कस कर लिया था और अब हम एंडोर्समेंट के असेंशियल्स से आगे के प्रोविजंस डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन. सो अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर कितने टाइप के जो एंडोर्समेंट है वो हो सकते हैं किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के. फर्स्ट है यहाँ पर जनरल एंडोर्समेंट. जनरल एंडोर्समेंट हो सकती है कैसे? मेड बाय द एंडोर्सर विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी. तो अब ये वो एंडोर्समेंट है जो कि एक एंडोर्सर करता है विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी, कि मतलब वो कुछ एंडोर्समेंट कर रहा है. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वहाँ पर अब अगर चेक की एंडोर्समेंट हो रही है, क्योंकि चेक इज़ अ टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो अगर उसको एंडोर्स करना है चेक को तो उसके पीछे साइन कर देते हैं, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जाम्पल से समझा था. तो वैसे ही यहाँ पर अब एक एंडोर्सर जो है वो एंडोर्स कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को और वहाँ पर वो एंडोर्सी का नाम मेंशन नहीं कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये जनरल एंडोर्समेंट है. अब यहाँ पर मेन जो की पॉइंट्स हैं वो है एंडोर्सर एंड एंडोर्सी. तो अब ये दोनों टर्म्स हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं, तो पहले हम इन दोनों टर्म्स को समझ लेते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की एंडोर्समेंट जब हो रही होगी तो उसमें हम एंडोर्सर किसको बोलेंगे और एंडोर्सी किसको बोलेंगे. तो अब यहाँ पे मान लेते हैं टू पार्टीज़ हैं एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, और अब ये जो पर्सन है वो करेगा बिल को एंडोर्स और इसके लिए करेगा उस बिल को एंडोर्स. तो अब ये जो पर्सन हुआ यहाँ पर, तो अब ये वो पर्सन है जिसने किसी भी एक चेक को पीछे साइन किया है. तो ये साइन करने वाला पर्सन जो है, एंडोर्स करने वाला पर्सन जो है, उसको हम एंडोर्सर कहते हैं, और जिसके फेवर में इसने उस चेक को एंडोर्स किया है उसको हम एंडोर्सी बोलते हैं. कि आप कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है उस अमाउंट का चेक इस पर्सन को ट्रांसफ़र हो रहा है, क्योंकि अब ये जो एंडोर्सर है इसने साइन कर दिया है, एंडोर्स कर दिया है, उस चेक को ट्रांसफ़र कर दिया है इस चेक का टाइटल एंडोर्सी को. तो जिस पर्सन को कुछ पेमेंट करने के लिए लायबल होगा एंडोर्सर, तो उसी को हम एंडोर्सी बोलेंगे. जो कोई पेमेंट लेने के लिए एंटाइटल्ड है वो पर्सन कहलाएगा एंडोर्सी, और जो पर्सन कुछ पेमेंट कर रहा है वो कहलाएगा एंडोर्सर. तो अब इसी में हम इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं ये पर्सन जो है ये एक एम्प्लॉयर है और ये पर्सन जो है ये एक एम्प्लॉई है. तो अब मान लेते हैं कि मंथ एंड है और यहाँ पर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को सैलरी देनी है. तो अब यहाँ पर एम्प्लॉयर ने क्या किया कि उसने एक चेक लिया और उसके पीछे साइन कर दिया जितनी भी इस पर्सन की सैलरी थी, लेट्स से 50 के रुपीज़. तो अब उसका जो चेक है वो इस पर्सन ने जो है वो देना है अपने एम्प्लॉय को मंथ एंड पे. तो अब ये पर्सन क्या करेगा, जो एम्प्लॉयर है, जो एंडोर्सर है, वो क्या करेगा कि एक चेक साइन कर देगा 50 के रुपीज़ का और उसको पीछे एंडोर्स कर देगा अपने सिग्नेचर के साथ, और फिर उसके बाद अब ये इस चेक को ट्रांसफ़र कर देगा एम्प्लॉय को कि उसकी जो सैलरी है वो रिकवर कर सकता है इस चेक से, जब ये एम्प्लॉय जो है वो बैंक में उस चेक को प्रेजेंट करेगा. तो आप इसी सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कौन एक एंडोर्सर होता है और कौन एक एंडोर्सी होता है. जिसके फेवर में वो चेक साइन किया जा रहा है, जिसके लिए एंडोर्स किया जा रहा है, वो यहाँ पर एंडोर्सी होता है, और जो एंडोर्समेंट कर रहा है, जो एक्चुअली उस चेक को साइन कर रहा है, वो पर्सन होता है यहाँ पर एंडोर्सर. तो अब हमने यहाँ पर जनरल एंडोर्समेंट में यही देखा कि मेड बाय द एंडोर्सर विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी, कि अब यहाँ पर ये जो एंडोर्समेंट है ये परफॉर्म हो रही है, एंडोर्सर इस एंडोर्समेंट को परफॉर्म कर रहा है विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी, कि उसने अब उस चेक के ऊपर यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखा है. जो भी एम्प्लॉयर है उसने सिर्फ अपने साइन कर दिए हैं और उसने यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखा. तो इसको हम कहेंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉयर ने यहाँ पर जनरल एंडोर्समेंट को परफॉर्म किया है.
नेक्स्ट है स्पेशल एंडोर्समेंट मेड बाय एंडोर्सर आफ्टर राइटिंग द नेम ऑफ द एंडोर्सी। अब स्पेशल एंडोर्समेंट या फिर स्पेसिफिक एंडोर्समेंट हम किसको बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयर है इसने साइन करने के साथ साथ यहाँ पर एम्प्लॉई का नाम भी मेंशन कर दिया होगा, तो फिर इस केस में हम इसको बोलेंगे कि ये एक स्पेशल एंडोर्समेंट है, क्योंकि इसमें वो नेम मेंशन हो गया है चेक के ऊपर कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है सिर्फ वही उसको रिकवर कर पाएगा। तो इसीलिए उस चेक को, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जब स्पेसिफिक बना दिया गया, जब एंडोर्सर ने या एम्प्लॉयर ने नाम मेंशन कर दिया साइन करने के साथ साथ, तो इसको हम स्पेशल एंडोर्समेंट कह सकते हैं। लेकिन जब अगर नाम मेंशन नहीं किया होगा तो उसको हम जनरल एंडोर्समेंट ही बोलेंगे। नेक्स्ट टाइप है रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट अब हम किसको कहते हैं? एंडोर्समेंट दैट प्रोहिबिट्स फर्दर एंडोर्समेंट। तो अब ऐसी एंडोर्समेंट जो कि अब आगे फर्दर जिसको एंडोर्स नहीं किया जा सकता उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। तो अब इस केस में क्या होगा कि मान लेते हैं इस पर्सन ने जो है एंडोर्स किया था उस चेक को, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को। अब जो एम्प्लॉई है अब वो उस चेक को फर्दर एंडोर्स नहीं कर पाएगा, मतलब वो अपने लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए उस चेक का यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस चेक को आगे एंडोर्स नहीं कर सकता। तो इसी को हम रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है उस एंडोर्समेंट को कि अब आगे वो फर्दर एंडोर्स नहीं हो सकता वो पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इससे पहले हम आगे के टाइप्स डिस्कस करें उससे पहले यहाँ पर ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए चेक लिया है, क्योंकि इससे ऐसे एग्जाम्पल से समझना इजी होता। यहाँ पे हम चेक के साथ साथ सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनमें प्रॉमिसरी नोट भी आता है और बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है। तो इसीलिए हमें इस एग्जाम्पल की वजह से पूरा कंसेप्ट को कंफ्यूज नहीं करना है। ये एप्लीकेबल होता है एंडोर्सर एंडोर्सी का जो कंसेप्ट है वो एप्लीकेबल होता है सारे ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर, ना कि सिर्फ चेक के ऊपर। वो तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है यहाँ पर चेक। तो अब नेक्स्ट है यहाँ पर पार्शियल एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट विच ट्रांसफर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट इजंट वैलिड एज पर लॉ। तो अब आपको याद होगा, आपको याद होना भी चाहिए कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि असेंशियल्स ऑफ एंडोर्समेंट में हमने देखा था कि वहाँ पर फुल एंडोर्समेंट होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट का। पार्शियल एंडोर्समेंट जो है उसको हम एंडोर्समेंट नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये तो फर्स्ट एसेंशियल ही होता है एंडोर्समेंट का। तो यहाँ पे हम पार्शियल एंडोर्समेंट की बात कर रहे हैं, तो ये तो वैलिड ही नहीं होता एज पर लॉ। तो इसीलिए इसको हम यहाँ पर एंडोर्समेंट मानते ही नहीं है कि यहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो है वो एंडोर्स हुआ भी होगा। तो ऐसा जो रूल है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है इस लॉ में। ऐसा करना, पार्शियल एंडोर्समेंट करना वैलिड है ही नहीं। तो अब नेक्स्ट है कंडीशनल एंडोर्समेंट। एंडोर्सर इज लायबल ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी सर्टेन कंडीशन। तो अब कंडीशनल एंडोर्समेंट को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था कि कुछ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो किसी फ्यूचर कंडीशन के होने या ना होने पे डिसाइड होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कंडीशनल एंडोर्समेंट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के अंदर, कि यहाँ पर अब एक पर्टिकुलर कंडीशन के होने या फिर ना होने पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर एंडोर्सर जो है वो लायबल है एंडोर्समेंट के लिए या नहीं। तो इसीलिए इसको हम कंडीशनल एंडोर्समेंट कहते हैं, क्योंकि हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट पे वो एंडोर्समेंट जो है वो बेस्ड है। जैसे हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में देखा था, नाम अलग है, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और ये कंडीशनल एंडोर्समेंट है, लेकिन जो कंसेप्ट है इसके पीछे वो सेम होता है कि हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन कंडीशन के ऊपर ये जो एंडोर्समेंट है वो बेस्ड होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट टाइप ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट। तो अब इसमें क्या होता है, एंडोर्सर रिलीव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द लायबिलिटी टू ऑल सब्सिक्वेंट एंडोर्सीज। तो अब ऐसी एंडोर्समेंट करके, सेंस रिकोर्स एंडोर्समेंट करके यहाँ पर एंडोर्सर जो है वो अपने आप को फ्री कर देता है, रिलीव कर देता है किससे, फर्दर एंडोर्समेंट की या फिर सब्सिक्वेंट एंडोर्सीज की लायबिलिटीज से। तो ये भी एक टाइप ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है
कि यहाँ पर एंडोर्समेंट से, ये एक ऐसी एंडोर्समेंट है जिससे यहाँ पर जो एंडोर्सर है वो अपने आप को रिलीव कर लेगा, फ्री कर देगा जो भी उसके आगे फर्दर लायबिलिटीज़ हैं एंडोर्सीज के लिए। तो यही थे टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर एंडोर्समेंट का जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होल्डर एंड HDC विच इज़ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर कि यहाँ पर हमें होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको कहेंगे और क्या क्या यहाँ पर प्रिविलेजेस मिलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स को। तो पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं, उसके बाद हम इसके सब्सिक्वेंट प्रोविजंस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर होल्डर। अब एक होल्डर कौन होगा ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे हम इसका फर्दर डिस्कशन करते हैं। एंटाइटल्ड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो अब होल्डर कौन पर्सन होगा? होल्डर इज नन अदर देन एंडोर्सी। जो पर्सन एंडोर्सी है वही यहाँ पर होल्डर हो सकता है। अब ये कैसे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो पर्सन जो है वो एंटाइटल्ड होता है रिसीव करने के लिए या रिकवर करने के लिए द अमाउंट ड्यू ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो भी अमाउंट ड्यू होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर फ्रॉम द पार्टीज लायबल ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि इंडोसर से वो अपना जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है। जो भी पर्सन लायबल होगा उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि इंडोसर होता है। तो अब एक होल्डर वही पर्सन है जो एंटाइटल है रिसीव करने के लिए, रिकवर करने के लिए कोई भी अमाउंट जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की वजह से उसको वो राइट मिला है, जो कि कौन पार्टी पे करेगी? जो कि लायबल होगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जिस भी पार्टी ने उसे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया होगा। तो अब जिस पर्सन को वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है वो पर्सन तो यहाँ पर होल्डर हो जाएगा। वो पर्सन जो है बाद में रिसीव कर सकता है या रिकवर कर सकता है अपना जो भी अमाउंट ड्यू होगा उसको, तो उसी को हम एक होल्डर बोलेंगे। अब ये तो एक होल्डर की डेफिनेशन हो गई। तो अब हम एक होल्डर इन ड्यू कोर्स या HDC किसको बोलेंगे? तो हम इसको पहले यहाँ से समझते हैं कि अ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि अब होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो वही पर्सन है जिसने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिसीव किया है इन गुड फेथ। गुड फेथ में उसने वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिसीव किया है, उसको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पर कि कोई मेलाफाइड इंटेंशन है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे। तो इसीलिए यहाँ पर ये वो पर्सन है जो कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिसीव कर रहा है इन गुड फेथ एंड इज अनअवेयर ऑफ एनी प्रायर क्लेम, और उसको ये नहीं पता कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे कोई अनफेयर या फिर कोई प्रायर क्लेम या फिर पहले उस पर कोई क्लेम तो नहीं है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो ये उसको नहीं पता है, वो अनअवेयर है इस फैक्ट से कि उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पे कोई प्रायर क्लेम है या नहीं, और दैट देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द पर्सन हु नेगोशिएटेड इट। और उसको ये भी नहीं पता है कि वो जो पर्सन है जिसने नेगोशिएट किया है उसको, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो जिस पर्सन ने दिया है उसको, उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है या नहीं। तो ये वो पर्सन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स वो पर्सन है जिसके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, जो होल्डर होगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, और उसने वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो इन गुड फेथ रिसीव किया हो, प्लस वो अनअवेयर हो कोई भी प्रायर क्लेम से या फिर डिफेक्टिव टाइटल से जिस भी पर्सन ने उसको वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है उससे। तो इसी को हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर पर्सन होल्डर इन ड्यू कोर्स है या HDC है। तो अब यहाँ पर इसको हम प्रोटेक्टेड होल्डर या फिर बोनाफाइड होल्डर भी बोलते हैं। तो अब ये जो टर्म है बोनाफाइड, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो अब यहाँ पर बोनाफाइड होल्डर होगा ये, क्योंकि इसकी कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है, ये इनोसेंट है, इसको नहीं पता, अनअवेयर है फैक्ट्स रिलेटेड टू दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए इसको हम बोनाफाइड होल्डर बोलते हैं। और ये जो होल्डर है इसको प्रिविलेजेस मिलते हैं अगर इसके साथ कुछ अनफेयर होता है तो।
इसीलिए हम इसको प्रोटेक्टेड होल्डर भी कह सकते हैं। तो हम HDC या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स को प्रोटेक्टेड होल्डर या फिर बोनाफाइड होल्डर भी बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या असेंशियल्स है होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए। ही मस्ट बी अ होल्डर, वो एक होल्डर होना चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ही मस्ट हैव बिकम द होल्डर फॉर कंसिडरेशन, वो जो होल्डर है वो किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट जो है वो होल्डर होना चाहिए। अब इस टर्म को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम इस टर्म को पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इसीलिए अब यहाँ पर किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट वो होल्डर होना चाहिए, उसको उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। HDC मस्ट हैव obtained द पोजेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके पास उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन होना चाहिए। अब पोजेशन होने का मतलब क्या होता है वो भी हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका पोजेशन जो है वो HDC के पास होना चाहिए। बिफोर मैच्योरिटी, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट से पहले ही उसके पास वो पोजेशन होनी चाहिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। एंड इन गुड फेथ, और उसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पोजेशन जो है वो गुड फेथ में उसके पास होनी चाहिए, कि वो अनअवेयर होने चाहिए कोई भी रिलेटेड फैक्ट्स जो है उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, और उसने विश्वास करके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ले लिया था, उसको कोई भी वहाँ पर कुछ भी वहाँ पर उसको अनफेयर नहीं लगा था। तो इसीलिए यहाँ पर उसके पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन जो है वो मैच्योरिटी डेट से पहले होना चाहिए, और गुड फेथ में उसने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिसीव किया होना चाहिए। तो तभी हम उस पर्सन को बोलेंगे कि वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। और अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर। अ थर्ड पार्टी हु गेट्स अ चेक, अब एक थर्ड पार्टी है जिसको एक चेक मिल गया है, चेक यहाँ पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, isn't aware of any prior issues with the check, और उसको उस थर्ड पार्टी को ये नहीं पता कि उस चेक के साथ कोई प्रायर इश्यूज़ हैं, कुछ डिफेक्ट है उस चेक के अंदर। अब वो डिफेक्ट कैसे हो सकते हैं, इट वॉज ओवर ड्यू। अब अगर वो उस चेक को लेकर, वो थर्ड पार्टी जो है वो उस चेक को लेकर, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लेकर जब बैंक में जाती है तो उसे पता चलता है कि वो जो अकाउंट है वो ओवर ड्यू है, कि उससे अब आगे पैसे नहीं निकल सकते, ऑलरेडी वो अकाउंट जो है वो ओवर ड्यू है, उससे पहले ही माइनस में अमाउंट जो है वो विड्रॉ किया जा चुका है। नेक्स्ट हो सकता है डिसऑनर्ड व्हेन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर उसका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाए जब वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट करे उस चेक को बैंक में, या फिर हैड एनी क्लेम अगेंस्ट इट, या फिर उस चेक के अगेंस्ट कोई क्लेम है ऑलरेडी, कि कोई दूसरा पर्सन जो है उसका क्लेम है उस चेक के ऊपर। तो ये हो सकता है इस केस में ये जो थर्ड पार्टी होगी, जिस भी पर्सन के पास वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस थर्ड पार्टी को ही हम बोलेंगे कि ये एक बोनाफाइड होल्डर है या प्रोटेक्टेड होल्डर है या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स है। तो इन वर्ड्स को हम इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि जब भी आप इन तीनों टर्म्स में से कोई भी टर्म्स सुने तो आप इसको रिलेट कर पाएँ और रिकॉल कर पाएँ कि हमने इन टर्म्स को किसके साथ पढ़ा था और क्या मतलब था इन टर्म्स का। तो इसीलिए जब भी हम होल्डर इन ड्यू कोर्स बोल रहे हैं उसके साथ साथ हम इसको प्रोटेक्टेड होल्डर और बोनाफाइड होल्डर भी बोल रहे हैं, ताकि हम इसको याद रख पाएँ, इजीली रिकॉल कर पाएँ एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। तो अब यहाँ पे या तो ओवरड्यू हो सकता है वो चेक, या फिर डिसऑनर हो जाता है, या फिर ऑलरेडी कोई क्लेम है उस चेक के अगेंस्ट, तो तब हम उसको कहेंगे कि यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, जो होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, वो यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ पर मीनिंग समझ में आया होगा कि हम होल्डर इन ड्यू कोर्स किसको बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं यहाँ पर होल्डर इन ड्यू कोर्स को, और यहाँ पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के आगे के प्रोविजंस भी हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।